नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला, 24 में बीजेपी की प्रचंड विजय की भविष्यवाणी, समान नागरिक संहिता पर खुलकर बोल, बीजेपी के बुनियादी एजेंडे के आखिरी बचे काम को पूरा करने का इशारा देना, यह सब करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अभियान का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। पटना में विपक्षी दलों के जुटान पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर निशाना साधा, इसे वंशवाद और भ्रष्टाचार से जोड़ा। कर्नाटक में 5 गारंटियों के बूते चुनावी जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी गारंटियों का यही फार्मूला अपनाने जा रही है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे घोटाले की गारंटी बताया। आइए सुन लेते हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अभी कुछ दिन पहले ही पटना में तमाम विपक्षी दल जुटे थे 2024 की रणनीति बनाने के लिए, लेकिन आज पीएम मोदी ने वंशवाद को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने देश की जनता से कहा कि अगर वे गांधी परिवार का भला करना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें, लेकिन अगर अपने परिवार का भला चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों की आज जो छटपटाहट दिख रही है वैसी तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिखी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को वापस लाने का मन बना लिया है। 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी आज समान नागरिक संहिता पर भी खुलकर बोले। आपको बता दें कि यह बीजेपी के 3 बुनियादी एजेंडों में से एक है। बाकी 2 एजेंडे यानी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरे किए जा चुके हैं।
माना जा रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उसे मॉडल लॉ बनाते हुए अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। हाल ही में विधि आयोग ने भी सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने आज जिस तरह से समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष पर हमला बोला, उससे साफ है कि यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ भेदभाव होता आया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सबसे पहले पिछले साल जुलाई में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं से पसमानदा मुसलमानों में पहुंच बढ़ाने को कहा था। इसके बाद यूपी में बीजेपी ने कई कार्यक्रम भी किए थे। हाल ही में जो चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ने यूपी में कई मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े किए थे, जिनमें से कई जीते भी। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। विपक्ष एक मुद्दा बार बार उठाता है, वो है कि महंगाई। कहा जा रहा है कि पिछले 9 साल में महंगाई चरम पर पहुंच गई, लेकिन आज पीएम मोदी ने महंगाई को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने पड़ोसी देशों में आसमान छूती महंगाई का जिक्र कर बताया कि भारत में केवल 5% महंगाई है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का भी उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना और लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में रखा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पेट्रोल की कीमत पर बहुत हाय तौबा मचाता है, लेकिन सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की,
लेकिन जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने वैट बढ़ा दिया और जनता से वसूली की। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाई तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास की साज सज्जा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीएजी करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को इस बारे में नोट भेजा था। इसी पर गृह मंत्रालय ने स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की है। अब बंगले के रिनोवेशन में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच बंगले के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए। टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए यह खर्च टुकड़ों में किया गया था। और सीएजी के ऑडिट की जो बात आई है, इस पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणी भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को पता है कि 2024 के चुनाव में उसका सफाया होने जा रहा है। हताशा में जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सीएजी से जांच कराना निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र ने दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। सीएम आवास के पुनर्निर्माण में गड़बड़ी के आरोप मनगढ़ंत हैं। पिछले साल भी जांच हुई थी, कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। और बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने इस पर क्या टिप्पणी की है वो भी सुन लेते हैं। इसको इसी बात से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत के समय में जितनी वो बड़ी बड़ी पोथियां कांख में दबा करके और भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो सब कैग की रिपोर्ट होती थी, कैग के जांच की रिपोर्ट होती थी। आज वही कैग अरविंद केजरीवाल के घोटाले की जांच करेगा और इसलिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइयां उड़ेंगी। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।